आज जो टॉपिक हम डील करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी से है और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको 2 लेक्चर में डील करेंगे, एक आज का और एक कल का, ताकि क्वेश्चन हम मैक्सिमली कवर कर पाएं। क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और रेपिटेटिवली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे घुमाया फिराया कितना भी जाए, क्वेश्चन उसी पैटर्न का ही रहेगा। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। चलिएगा, देखिए, इन बीटी कॉटन द ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी रेफर्स टू। बीटी से हम क्या समझते हैं? चलिएगा, पहली ऑप्शन है बोटेनिकल, सेकंड है बीटा, थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, या लास्ट ऑप्शन है दैट इज बैसिलस थूरियनजेनेसिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो बीटी से आप क्या समझते हैं, आपको सिर्फ वो बताना है। यहां 4 ऑप्शन लिखे हैं, बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। बैसिलस थूरियनजेनेसिस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बैसिलस थूरियनजेनेसिस है उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड ये जो बीटी है, हमने यूटिलाइजेशन करनी है इसकी। लेकिन एक बात है कि यहां पर एक बीटी जीन होगा और एक बीटी प्रोटीन होगी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके पास बीटी से ही रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बीटी का मतलब बैसिलस थूरियनजेनेसिस से जो एक्चुअली जीन हमने एक्सट्रैक्ट करना है वो भी है, या प्रोटीन जो आपके पास इसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आप क्या बीटी से ये भी मतलब निकलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपीज। जीन थेरेपी का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? चलेगा, पहली क्वेश्चन, पहला आपके पास ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्टेबल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन फूड क्रॉप्स लाइक पोटैटोज विच कैन बी ईटन। थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज in person suffering from severe combined immunodeficiency, that is SCID. Last option, the production of a test tube babies by artificial insemination and implantation of the fertilized eggs. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमसे पूछा है जीन थेरेपी का एक एग्जाम्पल बताइए। ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टोटली करेक्ट है। अब एक बात ध्यान रखना, यहां से और भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी ही तरह के, और वो स्पेसिफिकली आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक बात ध्यान देना, देखिए जो स्किड नाम की डिजीज है, जब हमने ये कहा कि फिर से देखते हैं, जो स्किड नाम की डिजीज है उसमें हमारे पास एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एक एंजाइम डेफिशिएंट है, ठीक है। इसको कॉमन भाषा के अंदर हम एडीए भी लिखते हैं। अब ये एडीए करता गया है, ठीक है, जो बोन मैरो है उस बोन मैरो को स्टिमुलेट कराता है, ठीक है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करवाने का काम करता है। तो यहां लिख देता हूं, बोन मैरो को स्टिमुलेट करवाएगा ताकि आपके पास बी एंड टी, देखिए दोनों के दोनों बी एंड टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन कराई जा सके। याद कर लीजिएगा, बी और टी लिम्फोसाइट तब तक नहीं बनेंगे जब तक बोन मैरो को आपके पास एडीए नाम का एंजाइम आपके पास स्टिमुलेट नहीं करेगा, दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम स्टिमुलेट नहीं करेगा। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, स्किड जो है, जब आपके पास डिजीज हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो कौन सी इम्यूनिटी का लॉस होगा? देखें, तो ये क्वेश्चन दूसरा भी बनता है। तो यहां पर ये समझिए कि बी लिम्फोसाइट दे आर बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन द ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड द टी लिम्फोसाइट दे आर बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमने जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर भी पढ़ा था तो भी मैंने आपको कहा था कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कराई जाती है, उसके लिए टी लिम्फोसाइट की मदद लेना जरूरी होगा। टी हेल्पर सेल जो होते हैं वही बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करवाते हैं ताकि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कराई जा सके। तो आपके पास अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर आपके पास ये डिजीज हो जाती है जहां पर एडीए नाम का एंजाइम आपके पास बना ही ना हो, तो वहां पर बी और टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे, ज्यादा समय के लिए बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। 3 से 4 साल जब उसकी उम्र होती है तभी वो डाई आउट कर जाएगा, क्योंकि एंटीजन जो उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके पास कमजोर है, और जो आपके पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, दैट इज बी लिम्फोसाइट से आने वाली इम्यूनिटी, वो भी टोटली लॉस हो चुकी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहली ऑप्शन, कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, सेकंड, cuts the DNA molecule at a specific sites, third option, restrict the synthesis of DNA inside the nucleus, and last है synthesizes DNA। बहुत ही सिंपल है, restriction endonuclease के बारे में बताना है कि ये क्या काम करते हैं, जल्दी से। बी ऑप्शन, दैट इज कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक साइट। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए यहां एक वर्ड लिखा है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है एक दायरे में काम करने वाले, और एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद आपके पास डीएनए है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम, उस डीएनए को बीच में से ब्रेक करने वाले। लेकिन अब हमारे पास मान लीजिए ये कोई डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो इस डीएनए के मॉलिक्यूल को किसी एक स्पेसिफिक जोन में ही आपके पास कट करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करते हैं। दूसरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस से थोड़े से डिफर करते हैं। एंडोन्यूक्लियस आपके पास स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक जगह पर आपके पास कटिंग नहीं करते हैं कभी भी डीएनए की। ये आपके पास करेंगे तो दो, मान लीजिए अगर ये टर्मिनल जोन है डीएनए का, तो टर्मिनल हिस्से के अलावा किसी भी बीच के हिस्से को अगर वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो वो एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज कर देंगे तो उसका मतलब हुआ कि आपके पास कटिंग तो टर्मिनल एंड के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी, लेकिन उसकी भी एक स्पेसिफिक साइट पहले से निर्धारित की गई होगी। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिकली जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, उन्हीं साइट को आपके पास डीएनए की कट करते हैं। अब पूछेंगे पैलिंड्रोमिक साइट्स क्या होती हैं? ये वो जगहें हैं जहां पर आप राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट आपके पास अगर रीडिंग करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस की, तो आपको सेम टू सेम आपके पास रीडिंग राइट टू लेफ्ट नजर आएगी और लेफ्ट टू राइट नजर आएगी। जैसे आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ एक वर्ड है दैट इज मलयालम, तो मलयालम को राइट टू लेफ्ट पढ़िए तो भी सेम ही पढ़ा जाता है, लेफ्ट टू राइट पढ़िए तो भी सेम पढ़ा जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपकी मदद करेंगे उन पर्टिकुलर साइट्स को एक तरह से ब्रेक करने में। ध्यान दीजिएगा, एक बात और देखना, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं यहां से। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी ना, वो स्पेसिफिकली आपके पास जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके डिफेंस के तौर के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। अब क्या होता था, मान लीजिए आपके पास में जो वायरसेस होते थे वो आपके पास बैक्टीरिया को एक तरह से इंफेक्ट करते थे। अब हुआ क्या कि वायरस के जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता था, लेकिन आपके पास शुरुआती जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था वायरस का, उस दौरान में बैक्टीरिया जो होते थे वो आपके पास एंडोन्यूक्लियस को सिंथेसाइज करते थे, उस वायरल डीएनए को ब्रेक डाउन कर देते थे। अब जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसका मतलब वायरल प्रोजेनीज आपके पास फॉर्म नहीं होंगे, बैक्टीरिया भी बच जाएगा और आपके पास साथ में जो और अदर सेल्स होते हैं उनकी भी मौत होने से बच जाती है, क्योंकि वो अदर वायरसेस के द्वारा इंफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो वहां पर स्पेसिफिक मिथाइलेशन जो होती है वो आपके पास उस डीएनए की, वायरस डीएनए की करवा देता है और उसी वजह से आपके पास एक्चुअली प्रोटेक्शन मिलती है बैक्टीरियोफाजी से। याद करके चलिएगा, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा, एज एन डिफेंसिव सिस्टम आपके पास एंडोन्यूक्लियस मदद करते हैं बैक्टीरिया की। चलिएगा नेक्स्ट, The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with, ठीक है, बहुत आसान है, हमें सिर्फ ये बताना है एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन है वो प्लाज्मिड के साथ में आपके पास में लिंकिंग करने में कौन सी चीज मददगार है। चलिएगा, पहली ऑप्शन डीएनए लाइगेजेस, सेकंड एंडोन्यूक्लियस, थर्ड डीएनए पॉलीमरेजेस या एक्सोन्यूक्लियस। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, ओके, दैट इज डीएनए। बहुत बढ़िया, डीएनए लाइगेजेस। देखिए लाइगेजेस का काम क्या होता है कॉमन भाषा के अंदर, लाइगेजेस का मतलब होता है ग्लू की तरह काम करना, जो आपके पास किसी चीज को फिक्स करवाने में मदद करती है। अब हमें यह मालूम है जो जीन होती है दैट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। अब क्या हुआ, हमने जब बेसिकली प्लाज्मिड को एज एन वेक्टर यूज करना है, तो प्लाज्मिड के साथ हम किसी फॉरेन डीएनए को ज्वाइन करने की आपके पास एक तरह से कोशिश करते हैं, और वो फॉरेन डीएनए आपके पास वो पर्टिकुलर डीएनए होगा जो डिजायरेबल डीएनए हम ये चाहते हैं कि प्लाज्मिड के साथ में चिपक जाए।
अब आपके पास में यह भी तो हो सकता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोई जीन हो, उसको अगर हमने प्लाज्मिड के साथ चिपकाना हो या किसी फॉरेन डीएनए को आपके पास चिपकाना हो, सेम टू सेम फंडामेंटल यूज किया जाएगा कि अगर चिपकाना है तो चिपकाने के लिए आपके पास शुगर फॉस्फेट लिंकेज वापस से बननी चाहिए, जिसके लिए डीएनए लाइगेसेस मदद करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि डीएनए लाइगेसेस एक्चुअली में करते क्या हैं। ये आपके पास जो शुगर फॉस्फेट लिंकेज होती है उसको वापस से बनाने में मदद करते हैं। अब बताइए अगर शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, जल्दी से, बहुत आसान है। शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनती है? नेहा जी जल्दी से। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बहुत सिंपल सी तो चीज है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म कराने में आपके पास डीएनए लाइगेज मदद करते हैं। अब मान लो यही क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जाता कि एंडोन्यूक्लियेसेस एक्चुअली क्या काम करते हैं, तो हमारा सिंपल आंसर होता शुगर और फॉस्फेट की लिंकेज को आपके पास एक तरह से ब्रेक करने मत करें। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तब तक आपके पास में एक्चुअली में डीएनए सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो डीएनए की सेपरेशन में एंडोन्यूक्लियेसेस कैसे मदद करेंगे? शुगर फॉस्फेट लिंकेज को एक्चुअली ब्रेक करते हैं। डीएनए लाइगेसेस उल्टा काम करेंगे, बिल्कुल वो काम करेंगे उनकी ज्वाइनिंग का। याद करके चलेगा, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम एंडोन्यूक्लियेसेस का है और वहीं पर डीएनए लाइगेसेस उल्टा काम करेंगे, दैट इज वाइस वर्सा, दैट इज फ्यूजन में मदद करते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, पहली ऑप्शन इश्चेरिचिया कोलाई एंड द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, सेकंड आपके पास विब्रियो कॉलरे एंड अ टेल्ड बैक्टीरियोफाज, थर्ड ऑप्शन डिप्लोकोकस स्पीशीज एंड सूडोमोनास स्पीशीज, लास्ट ऑप्शन क्राउन गॉल बैक्टीरियम एंड सिनोरेबिडिटस एलिगंस। आपको बस ये बताना है कि किस माइक्रोब का सबसे ज्यादा हम यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इश्चेरिचिया कोलाई इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियम है और इसके अलावा हम जब प्लांट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का यूज आता है। एनिमल्स के अंदर हम कॉमनली इश्चेरिचिया कोलाई का यूज करते हैं और प्लांट्स के अंदर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का यूज करते हैं। याद करना, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। Which one is used in the production of insulin by genetic engineering? हमें सिर्फ ये बताना है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस चीज का यूज किया जाता है। पहली ऑप्शन इश्चेरिचिया कोलाई, सेकंड दी माइकोबैक्टीरियम, थर्ड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से ए ऑप्शन, दैट इज इश्चेरिचिया कोलाई। देखिए मैंने अभी पहले ही बोल दिया, जब भी एनिमल सेल के हम बारे में बात करेंगे तो हमेशा इश्चेरिचिया कोलाई ही आपके पास मदद करने वाला होगा। याद करके चलना, ये एक तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इश्चेरिचिया कोलाई आपके पास मदद करने वाला है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की। देखिए, और इंसुलिन जो आपके पास इश्चेरिचिया कोलाई के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उसको कॉमनली हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन ही उसका नाम है और दूसरा नाम लिखा जाता है हुम्यूलिन। ठीक है, हुम्यूलिन, क्योंकि जो पेनक्रियास के अंदर आपके पास, ह्यूमन के पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होते हैं, उन बीटा सेल में से हमने वो एक्चुअली जीन डिस्कवर कर लिया है जो एक्चुअली में आपके पास इंसुलिन की प्रोडक्शन में मदद करता है। तो उस जीन को हम प्लाज्मिड ऑफ द इश्चेरिचिया कोलाई के साथ ज्वाइन करवाते हैं ताकि आपके पास फर्दर इंसुलिन की प्रोडक्शन हो सके। अब इसके बारे में बहुत सारी लंबी थ्योरी है जहां पर यह लिखा जाता है कि इंसुलिन में आपके 3 तरह की चेन होती है, ए सी बी, दैट इज सी जो है वो आपके पास ए और बी को पॉलीपेप्टाइड चेन को ज्वाइन करने में मदद करती है। अब जब ए सी और बी आपके पास इंसुलिन में आपके पास एक्चुअली चेन्स मिलती हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन है। इसको एक्टिव करवाने के लिए नेचर को सी पॉलीपेप्टाइड चेन को पूरी तरह से रिमूव करना पड़ता है ताकि ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ में मिल जाए और उसके मिलने के लिए हमें सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आपके पास इंसुलिन की फॉर्मेशन के दौरान हमारी जरूरत होंगे, ये चीज पक्का से ध्यान कर चलिएगा। तो सल्फर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस में मदद करता है। अब किस तरह से वो बनाया गया, आप मेरी वीडियोस पुराने वाले जो हैं उनको देख सकते हैं, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। एकदम क्लासेस के ऊपर जाइएगा, यूट्यूब के ऊपर, वहां पर सभी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। पुराने वीडियो में सब कुछ डिस्कशन किया है मैंने। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट देखते हैं।
हाइब्रिडोमा सेल्स क्या होते हैं? देखिए, दी हाइब्रिडोमा सेल्स आर, पहली, सेल्स ऑफ ऑन्कोजीन एंड अ ब्रेन, सेकंड हाइब्रिड एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट फ्यूज्ड विद द माइलोमा सेल्स, लास्ट है थर्ड है हाइब्रिड सेल्स ऑफ ऑन्कोजीन फ्यूज्ड विद माइलोमा सेल, या लास्ट है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए? फिर से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अंदर हम हाइब्रिडोमा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। बताइए जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए? आसान है, बहुत आसान है। देखिए आसान है, फिर से देख लें। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रखो, ठीक है? यहां पर क्या ध्यान देना है, ये जो माइलोमा सेल हैं ये कैसे सेल होते हैं, पहले तो ये चीज ध्यान दो। ये माइलोमा सेल एक्चुअली में कैंसरस सेल हैं, ठीक है? कैंसरस सेल्स हैं। अब देखो क्या किया साइंटिस्ट ने, एक काम किया। देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को कैसे कंपनसेट करेंगे उसके बारे में जरा देखते हैं, ठीक है? एक बार इस चीज को हम पढ़ ही जो लें, वैसे तो मैंने पहले भी पढ़ाया लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है? हुआ क्या, मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है बी लिम्फोसाइट। कौन सा सेल है? दैट इज अ नॉर्मल बी लिम्फोसाइट है। इस नॉर्मल बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराओ। क्या काम हो गया? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराओ। अब एक जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराई जाती है, तो इसी लिम्फोसाइट के द्वारा, इसका मतलब है डिफरेंट एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराई जा रही है। तो इससे एक चीज और समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास में सांप ने आपको काट लिया, स्नेक बाइट कर लिया। अब स्नेक बाइट करने पर होगा क्या? पॉइजन बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब जब पॉइजन जा रहा है तो वो तो आपके पास टिश्यू को बहुत तेजी से डैमेज करता है, तो क्या वहां पर आपकी बॉडी उतने अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज एकदम से प्रोड्यूस कर पाएगी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी? हाँ या ना? नहीं कर पा रही है। अब आपको क्या चाहिए? रेडीमेड एंटीबॉडी चाहिए। बाहर से आप वो एंटीबॉडीज डालें जो उस पॉइजन, मीन बाय वो भी एक एंटीजन है जिसके अगेंस्ट में वो काम कर पाए। तो यहां पर जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होंगी वो हमें बनाने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए। अब मान लीजिए अगर इस बी लिम्फोसाइट को हम एक्चुअली में उस पॉइजन के साथ सेंसिटाइज कर दें, तो इसका मतलब ये बी लिम्फोसाइट वो एंटीबॉडी आपको बनाकर दे देगा या नहीं देगा? दे दिया। अब मान के चलो कि बी लिम्फोसाइट की क्वांटिटी 10 नहीं है, अब 10 ही एंटीबॉडीज आपके पास फॉर्म होंगी, उससे ज्यादा तो क्वांटिटी नहीं मिल सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमें बहुत सारे क्वांटिटी के अंदर एक्चुअली में बी लिम्फोसाइट चाहिए, यही मतलब नहीं हुआ? ताकि एक्चुअली में एंटीबॉडीज की क्वांटिटी ज्यादा की जा सके। अब साइंटिस्ट ने क्या काम किया? साइंटिस्ट ने यह काम किया कि इस बी लिम्फोसाइट को इंटीग्रेट करवा दिया एक और सेल के साथ में जिसका नाम है माइलोमा सेल। किसका नाम? जिसका नाम है माइलोमा सेल। माइलोमा सेल कैसे हैं? कैंसरस टाइप के सेल हैं। अब कैंसरस टाइप के सेल की एक प्रॉपर्टी की यूटिलाइजेशन करेंगे कि हमें मालूम है यहां पर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होती है, बहुत ही तेजी से आपके पास सेल डिवाइड करेगा। अब होगा क्या? नेचर में इस अगर बी लिम्फोसाइट को और इस माइलोमा सेल को अगर हम एक दूसरे के साथ में एक तरह से चिपका दें तो आपके पास एक नया सेल बनकर आएगा जिसका नाम है हाइब्रिडोमा सेल। अब ये हाइब्रिडोमा सेल आपके पास दो प्रॉपर्टी के साथ में काम कर रहा है। एक तो बी लिम्फोसाइट की प्रॉपर्टी जो आपके पास एक्चुअली एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगी, और माइलोमा सेल जो आपके बहुत तेजी से डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हाइब्रिडोमा सेल से बहुत सारे आपके पास और सेल बनेंगे। इनको बेसिकली कहा जाता है मोनोक्लोनल सेल। इनको क्या बोल देंगे? मोनोक्लोनल सेल, क्योंकि सोमैटिक ही तो सेल है और सोमैटिक सेल बेसिकली आपके पास डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे सेल आपके पास बनते रहेंगे और ये सारे के सारे मोनोक्लोनल सेल आपके पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। समझ आया जी? अब बताइए जरा आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से। देखिए अब ऑप्शन नंबर कौन सी होनी चाहिए जल्दी से सही? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बारे में पक्का पढ़ लीजिएगा, मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है लेकिन मैंने यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया। इसको एक बार पक्का देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। चलेगा नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? ठीक है,
आपके पास में ये 5-3 टर्मिनल की ओर को नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस लिखा है और आपसे ये पूछा हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कॉम्प्लीमेंट्री भी आपके पास में डीएनए की फॉर्मेशन कर सकता है और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वहां पर बनते हुए नजर आए। ये आपके पास देखिए ऑप्शन है, आप मुझे बनाकर दिखाइए, बहुत आसानी। मीन बाय राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, आपको सेम रीडिंग आनी चाहिए अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आपको बनाकर दें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लो, सबके सामने सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या होगा, 3' to 5' टर्मिनल। अब मान लो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, टी की जगह पर ए की जगह पर टी की जगह पर ए, सी की जगह पर जी आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3' to 5' टर्मिनल की ओर को देखेंगे और 5'3' टर्मिनल की ओर को देखेंगे तो सीक्वेंस आपके पास वेरी हो गया, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हुआ ही नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं, 5' to 3' ये है तो 3' to 5' क्या होगा, सी की जगह पर क्या आ जाएगा, जी एंड जी की जगह पर क्या आ जाएगा, सी, ए और ए की जगह क्या आ जाएगा, टी एंड टी और टी की जगह पर ए। फिर से सीक्वेंस नहीं आया तो इसको मतलब पैलिंड्रोमिक फिर नहीं हुआ। इस वाले को देख लेते हैं, 3' to 5' क्या आएगा, जी की जगह पर क्या आ जाएगा, सी, और ए की जगह पर क्या आ जाएगा, टी, ए की जगह पर क्या आ गया, टी की जगह पर क्या आ गया, ए, और टी की जगह पर आ गया ए, और यहां पर आ गया जी। अब जरा ध्यान दो, आपके पास जैसा सीक्वेंस हमने यहां लिखा, यहीं से अगर उल्टी साइड की ओर को पढ़ेंगे तो सेम ही सीक्वेंस है। तो ये कैसा हुआ, पैलिंड्रोमिक। याद कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट है, ठीक है। देख लो फिर से, चलो इसका बना लेते हैं। अगर आपको लगे कि कोई शंका है तो ये हो गया 3' to 5' टर्मिनल, यहां पर आया टी, यहां पर आया सी, यहां पर आया ए और यहां पर आया जी। सीक्वेंस आपके पास बिल्कुल चेंज हो गया है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी टोटली करेक्ट आंसर होगा। समझ आया ये किस तरह से क्वेश्चन करना है पहले तो? हाँ जी, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। पीईजी इज यूज्ड फॉर, पहले तो ये बता दो कि पीईजी है क्या। ये मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, थोड़े दिन पहले भी। पीईजी होता क्या है, तो पीईजी है दैट इज पॉली इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, पॉली इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या यूज आता है, तो पहली ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट में हेल्प करता है, क्लोनिंग में हेल्प करता है, फिलिंग वाटर एंड द अल्कोहल में मदद करता है, लास्ट है प्रोडक्शन ऑफ द एग्स में मदद करता है। देखिए इसके बारे में आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर और के अंदर, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में भी पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है। ये पक्का ध्यान दीजिएगा, बायोटेक में भी इसके बारे में बात करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन आपके पास सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में मदद करता है। किसमें, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में मदद कर, मीन बाय दो डिफरेंट स्पीशीज के अगर हम सोमैटिक सेल को लेंगे तो उनकी फ्यूजन में मदद करेगा, और स्पेसिफिकली आपके पास प्लांट सेल की यहां पर यूटिलाइजेशन करते हैं। अब होगा क्या, हमें मालूम है कि प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल लगी होती है। अगर मान लो हम उस सेल वॉल को निकाल देते हैं किसी प्लांट सेल की, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब यह हुआ कि दो पर्टिकुलर स्पीशीज के सोमैटिक सेल जिसके बाहर पहले सेल वॉल लगी हुई थी उसको डिसइंटीग्रेट करा दिया, अब बन गया प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट की अगर हमें फ्यूजन करवाने होगी दो डिफरेंट स्पीशीज की, तो किसकी मदद ली जाती है, वो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में मदद करता है। इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। और इसी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का एक और रोल आती है आपके पास एलोपॉलीप्लॉइडी के अंदर, याद करके चलिएगा, एलोपॉलीप्लॉइड्स बनाने में भी आपके पास मदद मिलती है। ये जेनेटिक्स का हिस्सा भी आता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 की अगर एक्टिविटी होगी तो आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, एमआरएनए, टीआरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आरएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी से आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, जल्दी से नेहा जी। टीआरएनए, बहुत बढ़िया, टीआरएनए इज अ बेटर आंसर हियर, ठीक है। एक बात याद कर लेना, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं इसको याद करके चलो, आरएमटी से, ठीक है।
RMT से, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो RNA पॉलीमरेज 1 होगा वो rRNA की सिंथेसिस करेगा, ठीक है, राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करेगा, जबकि जो और आपके पास RNA पॉलीमरेज 2 होगी वो mRNA की सिंथेसिस करेगी, या आपके पास इसको कहा जाता है हेटेरोन्यूक्लियर RNA, ठीक है। और जो आपके पास RNA पॉलीमरेज 3 होता है वो आपके पास बेसिकली हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ tRNA। याद करके चलेगा, ये बायोटेक का भी अगेन क्वेश्चन है, एंड द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भूलना नहीं है। चलेगा नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सीजर्स आर, ठीक है, पहली ऑप्शन कटिंग सीजर्स होते हैं, नाइफ्स हैं, वेक्टर्स हैं, या रिवर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। बहुत बढ़िया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ही बेसिकली आपके पास मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, ये याद कर लेना। या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां पर वर्ड होता तो वो ज्यादा बढ़िया स्पेसिफिक होता, पर याद करके चलिएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, डीएनए इज अ, डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, या प्रोटीनियोफिलिक मॉलिक्यूल है, बताइए। बड़ा आसान है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वहां पर भी पढ़ा, बायोमॉलिक्यूल में भी पढ़ा, इसके अलावा आपके पास सेल में भी पढ़ा है। आपको सिर्फ यह बताना है डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो आपके पास ना इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में नजर आएंगे और हमें लगेगा कि है तो बहुत आसान है, लेकिन शायद हम भूल गए हैं। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? नेहा जी, पल्लवी जी, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो डीएनए के बारे में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होती है। क्यों हो रही है ये नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आपके पास फ्री पड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा आपके पास नेगेटिव आइन है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। और हमें मालूम है ये जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर। क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। इसी वजह से आपके पास जो डीएनए है वो आपके पास सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर शो करता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। एम आई राइट? याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे। देखिए लगेगा आपको कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आए ना तो चाहे सिंपल ही हो वो डिफिकल्ट लगता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए कैन बी सीन बाय यूजिंग, पहली ऑप्शन विजिबल लाइट, सेकंड नियोन बल्ब, थर्ड अल्ट्रावायलेट लाइट, एंड लास्ट इंफ्रारेड रेड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया। बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, याद करके चलिएगा, जब भी डीएनए को हम सेपरेट करवा लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा, तो वहां पर हम डीएनए को विजिबिलिटी में लाने के लिए वहां पर इथिडियम ब्रोमाइड नाम की डाई यूज करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड नाम की जो डाई होती है वो डीएनए को कलरिंग करने में, वो भी कैसे, ब्राइट ऑरेंज कलर देने में मदद करते हैं। लेकिन वो ब्राइट ऑरेंज कलर आपको तब तक नहीं दिख सकता है जब तक हम अल्ट्रावायलेट रे की वहां पर पेनिट्रेशन नहीं करेंगे। याद करके चलिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए बहुत सिंपल है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोस जेल इज नोन एज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 टोटली करेक्ट है। हाँ चलो मान लो ये पूछ लेता कि एग्रोस जेल के साथ में डीएनए को हम वहां से किसी मेथड से निकाल रहे हैं, उस मेथड का नाम बताओ। नहीं समझे? मान लो एक तरह से ये कह लो, ये प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट पे आपके पास जेल है, जेल में हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लिया है। अब मान लो ये फ्रेगमेंट इसमें से निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो मीन बाय हमें इसको स्कूप आउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो जेल है, ये तो बहुत ज्यादा विस्कस है, तो नीचे से हम सारा का सारा जेल अलोंग विद डीएनए निकालने की ट्राई करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज इल्यूशन। याद करके चलिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इल्यूशन। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए इज कट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन। देखिए बहुत सिंपल है,
शुगर फॉस्फेट बैकबोन, सेकंड पायरिमिडिन प्यूरिन बेसिस, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड लास्ट आती है लैडर्स ऑफ टू स्ट्रैंड। बड़ा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको कट करना आपको एक्चुअली कहां पर है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो हैं वो एक्चुअली में किस चीज को कट करते हैं, अभी मैंने बताया है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही। शुगर फॉस्फेट जो लिंकेज होगी उसी को ही ब्रेक करेंगे, याद कर लेना इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द निमेटोड दैट इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ द टबैको प्लांट इज, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं और एक बार 2019 और 20 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए ये वो कौन सा निमेटोड है जो टबैको की रूट को इन्फेक्ट करता है। पहला ऑप्शन मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, सेकंड है निमेटोडीनिया, उसके बाद है निमेटोडीनिया इनकॉग्निशिया, एंड लास्ट है बैसिलस थूरियनजेनेसिस। निमेटोड के बारे में बात कर रहा है, बता दो जल्दी से। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं कि जो निमेटोड टबैको की रूट को इन्फेक्ट करता है उसका नाम है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। याद कर लीजिए, ये बार बार रेपिटेटिवली क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया के बारे में, याद कर लीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको ना मिले तो एक आरएनए इंटरफेरेंस का क्वेश्चन मिलेगा कि आरएनए इंटरफेरेंस में कौन आपके पास निमेटोड मदद करती है, वो भी आपके पास मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया ही है। चलेगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ, देखिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आपके पास कौन से पर्टिकुलर एंजाइम का रोल आता है, अगर आपको वो मालूम है तो बहुत सिंपल सी चीज है। पहली ऑप्शन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सेकंड है ए गैलेक्टोसाइडेज, थर्ड अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, या लास्ट नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइड। अच्छा ये बता दो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपके पास आपने कहां पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब आपने लैक ओपरेन मॉडल के बारे में पढ़ा था तो वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। वहां पे जब आपने स्ट्रक्चरल जीन के बारे में पढ़ा था तो 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन थे, दैट इज जेड, वाई एंड ए। तो आपके पास जो वाई नाम का जीन था वो बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता था। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? तो मैंने गलत बोला कि मुझे लगा कि आपको आता हो, ठीक है। आपके पास जो लैक जेड नाम की जीन होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, जिसका काम है लैक्टोज को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। याद करके चलेगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज डिसॉल्व्ड बाय, इसके बारे में मैं सेल बायोलॉजी में भी डिस्कस कर चुका हूं। ये बताइए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करने में कौन मदद करेगा? पहला लाइसोजाइम, सेकंड सेल्यूलोज, थर्ड आपके पास काइटिनेज, या लास्ट ऑल ऑफ दीज। जल्दी से, बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ, सेल वॉल जो बैक्टीरिया की वो किससे बनती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG से ही तो बनती है। म्यूरेमिक एसिड होती है। अब इस सारी चीज को डिसॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही आपके पास चीज मदद कर सकती है, जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोसोम वर्ड यूज नहीं किया गया है, लाइसोजाइम्स। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम तो सेलुलेज नाम का एंजाइम करता है। तो यहां तो सेलुलेज थोड़ी लिखा है, यहां तो सेलुलोज लिखा हुआ है। काइटिनेज आपके पास काइटिन को ब्रेक करती है। काइटिन किसमें मिलती है आपके पास? वो तो आपको या तो आर्थ्रोपोडा की एक्सोस्केलेटन में मिलती है, या तो यही काइटिन आपके पास फंगस की जो वॉल होती है वहां पर नजर आती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में आपके पास सिंपल सी चीज है, लाइसोजाइम आपके पास प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। याद कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम डील करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स ऑफ द बीटी टॉक्सिन चेंजेस टू एक्टिव फॉर्म बाय। सिंपल सी कहानी है कि आपके पास जो बीटी टॉक्सिन है वो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है,
उसको एक्टिव करवाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो पहली ऑप्शन एसिडिक पीएच, सेकंड एल्केलाइन पीएच, गट एक्टिविटी एंड लास्ट है मिड गट एपिथेलियम। किसकी जरूरत पड़ती है? बी ऑप्शन, दैट इज एल्केलाइन। बिल्कुल सही। एल्केलाइन पीएच आपके पास जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी गट में आपके पास मिलता है, और यही एल्केलाइन पीएच के ऊपर जब आपके पास बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाते हैं तो वहां पर अल्सरेशन कॉज करते हैं और उसी वजह से आपके पास इंसेक्ट मर जाते हैं। यह चीज हमें ध्यान कर चलना है, ठीक है? चलेगा नेक्स्ट। इसलिए बैसिलस थूरियनजेनेसिस एक बायो इंसेक्टिसाइड है, यह भी हमें पता होना चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जीएमओ से आप क्या समझते हैं? जीएमओ स्टैंड्स फॉर, पहली जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सेकंड जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या थर्ड ऑप्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या ऑल ऑफ दीज? सी, बिल्कुल सही, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इस तरह की आपके पास में स्टेटमेंट्स भी पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलेगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल इसी चीज को हम बायोटेक्नोलॉजी को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि यहां से और भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।